नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए शुरू करें। भारत और चीन के रिश्तों में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। दरअसल 2020 में भारत और चीन के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद बहुत तेजी से गहरा गया था। अब तकरीबन 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद दोनों देशों के बीच एक समझौते की खबर आई है और ये खबर भारत के विदेश मंत्रालय ने ही जारी की है। यह समझौता कई बातों को लेकर हुआ। एक तो भारत और चीन सीमा पर सैनिकों की गश्ती यानी पेट्रोलिंग को लेकर फिर से सहमति बन गई है, जिससे सीमा पर 50 से 60 हजार की संख्या पर तैनात भारत और चीन के सैनिकों की वापसी हो सकेगी। साथ ही 2020 में जिन मुद्दों को लेकर विवाद उपजा था उन्हें भी निपटाने को लेकर बात बनी है। देखिए, जब दो देशों के बीच सीमा पर विवाद बढ़ता है तो दोनों देश अपने अपने सैनिकों की तैनाती सीमा पर बढ़ाने लगते हैं। भारत और चीन की सीमा पर भी दोनों ही सैनिकों की तैनाती 2020 के बाद से काफी बढ़ गई थी। वहीं गश्ती एक निगरानी व्यवस्था है। इसमें सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए जाते हैं। इसमें यह मानकर चला जाता है कि देशों के बीच युद्ध का खतरा कम है। यह समझौता एक और लिहाज से अहम है। दरअसल ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन की बैठक 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच रूस में होने वाली है, रूस के कजान में। इसमें भारत और चीन दोनों के मुखिया आमने सामने होंगे और इस दौरान भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता की संभावना है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इसका प्रस्ताव आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में हुए शिमला समझौते में तिब्बत को भारत से अलग करने के लिए दिया था। चीन इसे स्वीकार नहीं करता। दरअसल 1914 में तिब्बत स्वतंत्र था। शिमला समझौते के वक्त तिब्बत के प्रतिनिधि मौजूद थे, न कि चीन के। वहीं चीन तिब्बत को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा बताता है। बाद में चीन ने तिब्बत पर कब्जा भी कर लिया। चीन के मुताबिक ऐसा कोई भी समझौता जो तिब्बत के लिए लिया गया हो और जिसमें चीन के नुमाइंदे न हों, उसे मंजूरी नहीं दी जा सकती। भारत मैकमोहन लाइन को मान्यता देता है। आपको बता दें कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच विभाजन रेखा है। इसके जरिए भारत और चीन के अधिकार वाले क्षेत्रों को अलग किया जाता है। LAC 3 सेक्टर्स में विभाजित है: ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल में, वहीं वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में फैला है। इसके अलावा LAC लद्दाख स्थित पैंगोंग त्सो लेक से भी गुजरती है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 के लिए कालिदास सम्मान के लिए रघुपति भट्ट को चुना है। उन्हें पेंटिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। यह सम्मान उन्हें 12 नवंबर 2024 को उज्जैन में आयोजित होने वाले समारोह में दिया जाएगा। रघुपति भट्ट को गंजीफा मिनिएचर पेंटिंग को रिवाइव कराने के लिए जाना जाता है। उनके एफर्ट्स को मान्यता देने के लिए उनके नाम के आगे गंजीफा प्रीफिक्स भी लगाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महाकवि कालिदास सम्मान 1980 में शुरू किया गया था। शुरुआत में यह सम्मान शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, रूपंकर कलाओं और रंगकर्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन बाद में इसे विस्तृत किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कालिदास संस्कृत अकादमी भी है, जहां पर कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। पहले कालिदास समारोह का आयोजन 1958 में किया गया था। आपको बता दें कि प्राचीन भारत की साहित्य परंपरा में कालिदास अद्वितीय हैं। उनके जन्म और मृत्यु के बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी पहचान उनकी साहित्यिक रचनाओं के जरिए हुई है। उन्होंने महाकाव्य रघुवंश, कुमार संभवम और खंड काव्य मेघदूत, ऋतु संहार इत्यादि लिखा। उनके 3 नाटक प्रसिद्ध हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय। इन्हीं रचनाओं की वजह से उनकी गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और महान कवियों में की जाती है। गंजीफा मिनिएचर पेंटिंग भारतीय कला का एक प्राचीन रूप है जो पारंपरिक रूप से कार्ड गेम के रूप में विकसित हुआ था। बाद में इसे एक लघु चित्रकला शैली के रूप में पहचान मिली। यह चित्रकला छोटे कार्डों पर बनाई जाती थी, जिसका उपयोग गंजीफा नाम के एक पारंपरिक खेल में किया जाता था। गंजीफा पेंटिंग की विशेषता इसकी सूक्ष्मता है और कलात्मकता है, जिसमें रंगों और डिजाइनों का बहुत बारीकी से उपयोग किया जाता है। गंजीफा पेंटिंग का मुख्य मकसद गंजीफा नाम के खेल के लिए कार्ड बनाना था। ये कार्ड गोल होते थे। इन पर धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक चित्रण किए जाते थे। इन पर भगवान विष्णु के दशावतार, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों के दृश्यों को चित्रित किया जाता था। गंजीफा मिनिएचर पेंटिंग बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। इसके लिए पतली तामचीनी ब्रश का उपयोग किया जाता था ताकि हर बारीक विवरण को कैनवस पर सटीक तरीके से उकेरा जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 3 एयरपोर्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। ये एयरपोर्ट्स छत्तीसगढ़ के सरगुजा, मध्य प्रदेश के रीवा और यूपी के सहारनपुर में शुरू किए गए हैं। तीनों ही राज्यों में इन एयरपोर्ट्स से कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। जैसे छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एयरपोर्ट लगने से जनजातीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी राज्य के अन्य हिस्सों और देश के अन्य क्षेत्रों में हो जाएगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश के रीवा का एयरपोर्ट विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ेगा। इन तीनों एयरपोर्ट्स को सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत गठित किया गया है। इस योजना को आज ही के दिन 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। योजना का मकसद रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और फ्लाइट्स को किफ़ायती बनाना था। 21 अक्टूबर 2024 को इस योजना के 8 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर सरकार ने योजना को 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। इस दौरान देश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़ी है। जैसे 2014 में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या थी 74, जो कि 2024 में अब बढ़कर हो गई है 157। सरकार ने 2047 तक देश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 350 से 400 के बीच करने का लक्ष्य रखा है। 2047 में ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का टारगेट भी रखा गया है। हाल ही में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI नाम के थिंक टैंक ने भारत की सौर ऊर्जा को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए। देखिए, भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सोलर इक्विपमेंट का आयात भी सालाना तकरीबन $30 बिलियन के करीब रहेगा। भारत सोलर इक्विपमेंट के आयात के लिए चीन पर ही निर्भर करता है। अब अगर सौर ऊर्जा के लिए ज़रूरी सामान के लिए चीन पर ही निर्भर रहना है, तो फिर नवीकरणीय ऊर्जा का ये टारगेट कैसे पूरा होगा? और मान लीजिए हो भी गया तो किस कॉस्ट पर होगा? आयात के बढ़ते बिल के एवज में और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के साथ। GTRI ने रिपोर्ट में भारत की केवल चिंताएं नहीं बढ़ाई हैं, बल्कि कुछ सिफारिशें भी की हैं। जैसे भारत को पॉलीसिलिकॉन और वेफर के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसके अलावा सौर ऊर्जा उत्पादन में निवेश को बढ़ाए जाने की जरूरत है। PLI स्कीम के दायरे को भी विस्तार देने की जरूरत है। साथ ही स्किल्ड या कौशल युक्त कार्यबल को तैयार करने की जरूरत पर बल दिया गया है। वैश्विक स्तर पर दुनिया के लगभग सभी देश नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल सौर ऊर्जा प्ले कर रही है। वजह है सौर ऊर्जा की आसानी से उपलब्धता। भाई, सूरज की रोशनी तो आसानी से उपलब्ध है ही, लेकिन सोलर पैनल जिसके जरिए सौर ऊर्जा को कैप्चर और मानवीय जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनका उत्पादन हर देश नहीं कर पाता। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के इक्विपमेंट्स के उत्पादन में चीन 80% की हिस्सेदारी रखता है। इसलिए GTRI की रिपोर्ट में सोलर ऊर्जा उत्पादन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत, USA और जापान जैसे देशों में लगाने की सलाह दी गई है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है GM फसलें, GM क्रॉप्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। ये ऐसी फसलें होती हैं जिनमें जीन्स को आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया जाता है। आमतौर पर इसके लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है। GM फसलों को इस तरह तैयार किया जाता है कि इनके बीजों से फसल पहले से बेहतर हो, ये बीमारियों से लड़ सकें और सूखे से जूझ सकें। साथ ही इन फसलों में कीटों के हमले से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। चूँकि इन फसलों की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए खाद्य सुरक्षा में भी इनकी बड़ी भूमिका है। हालांकि ये बात अलग है कि भारत में अभी तक केवल एक GM फसल BT कॉटन की ही वाणिज्यिक खेती को मंजूरी मिली है। पहला सवाल है, क्यूबा द्वीप स्थित है भूमध्य सागर, अरब सागर, कैरेबियन सागर या फिर नॉर्थ सी? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास द्वारा रचित नहीं है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम या फिर मालती माधव? आइए देखें, पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम का उद्घाटन किस संस्था द्वारा किया गया? WHO, FAO, यूनेस्को या फिर WTO? और सही जवाब है इसका विकल्प बी यानी FAO। अगला प्रश्न था, डिप्थीरिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डिप्थीरिया बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। डिप्थीरिया में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। सही कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। और सही जवाब है इसका विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन ही सही है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि IAS प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए UPSC IAS प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं।
क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। आइए शुरू करें। 22 अक्टूबर से ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित किया जा रहा है। बीते साल ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या बढ़ने के बाद से पहली बार यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। बीते साल ब्रिक्स का सालाना सम्मेलन साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में ब्रिक्स में नए सदस्यों को शामिल होने का न्योता दिया गया था। इसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल थे। इनमें से 4 देश इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब ने जनवरी में ब्रिक्स में शामिल होने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन औपचारिक रूप से शामिल होने में देर है। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति पश्चिमी समर्थक हैं। नए सदस्यों के शामिल होने के बाद अब ब्रिक्स विश्व की लगभग आधी आबादी और विश्व की लगभग 1/4 अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सबसे पहले ब्रिक शब्द का इस्तेमाल हुआ था 2001 में। निवेश बैंक गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में इसका जिक्र किया था। इन ब्रिक देशों में ब्राजील, रूस, चीन और भारत शामिल थे। 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में ब्रिक समूह को औपचारिक रूप प्रदान किया गया। ब्रिक का पहला सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स समूह का नाम हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स के 3 पिलर्स में पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस शामिल हैं। ब्रिक्स का यह 16वां सम्मेलन कई मायनों में अहम है। जैसे एक तो रूस इस समय कई तरह के दबाव का सामना कर रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देश उस पर दबाव बना रहे हैं। वहीं इतने बड़े लेवल पर वैश्विक नेताओं की मौजूदगी दुनिया को दिखाएगी कि रूस दुनिया में अलग थलग नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी एक द्विपक्षीय वार्ता की संभावना है। हालांकि अभी विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। इसके अलावा पश्चिम एशिया के संघर्ष के मेन प्लेयर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स वैसे एक महत्वपूर्ण फोरम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार बताते हैं कि ब्रिक्स देशों के आंतरिक मामलों के चलते यह संस्था अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही। जैसे भारत और चीन सीमा विवाद मामले में आमने सामने हैं, और ऐसे ही रूस और चीन पश्चिमी देशों के प्रति साझा दुश्मनी बरतते हैं, लेकिन ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ ये मामला नहीं है। इसलिए कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाती। बीते दिनों ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स को यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा मिलकर जारी किया गया था। रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में 1.1 बिलियन लोग गंभीर गरीबी का जीवन जी रहे हैं। इनमें से 40% के करीब लोग उन देशों में रहते हैं जहां पर युद्ध और अशांति का दौर जारी है। इन 1.1 बिलियन लोगों में अगर एडल्ट और बच्चों के बीच तुलना की जाए तो बच्चे ज्यादा गरीब हैं। 1.1 बिलियन लोगों में 27.9% बच्चे ज्यादा गरीब हैं। वहीं एडल्ट्स में यह आंकड़ा 13.5% के करीब है। लेकिन रिपोर्ट में भारत को लेकर जो बात कही गई है वो चिंताजनक है। भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा गरीब लोग निवास करते हैं। संख्या में कन्वर्ट करें तो यह आंकड़ा 234 मिलियन के करीब है। इन 5 देशों में भी सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या भारत में है। अन्य 4 देशों में पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो शामिल है। दुनिया के कुल गरीब लोगों में से 48.1% लोग इन्हीं 5 देशों में निवास करते हैं। वैश्विक गरीबी को भी कैटेगराइज करके देखें तो 828 मिलियन लोगों के पास स्वच्छता का अभाव है। 886 मिलियन लोगों के पास घर नहीं है। 998 मिलियन लोगों के पास स्वच्छ ईंधन की पहुंच नहीं है। ऐसे ही दुनिया के सभी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा गरीब हैं। कुल मिलाकर वैश्विक ग्रामीण आबादी का 28% गरीब है, जबकि शहरी आबादी में ये आंकड़ा 6.6% है।
ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 आयामों की गणना 10 संकेतकों के जरिए की जाती है। 3 आयामों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल है। स्वास्थ्य को पोषण और बाल मृत्यु दर के संकेतकों पर परखा जाता है। शिक्षा को स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति के आधार पर आंका जाता है। वहीं जीवन स्तर में ईंधन, स्वच्छता, साफ पानी, विद्युत, घर और संपत्ति को शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने एक माइलस्टोन हासिल किया है। दरअसल इस योजना के तहत 2024 में अक्टूबर तक ही 1000 करोड़ रुपए की बिक्री की गई है, जबकि बीते साल ये टारगेट दिसंबर में जाकर पूरा हुआ था। इन केंद्रों की बढ़ती बिक्री इन किफायती दवाओं पर जनता का बढ़ता विश्वास दिखाती है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स काम करता है। इसी के तहत भारत सरकार ने नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत जो आउटलेट खोले गए हैं उन्हें ही जन औषधि केंद्र कहते हैं। इन केंद्रों पर किफायती दामों में जेनेरिक मेडिसिन मुहैया कराई जाती है। इस योजना को लागू करने के लिए एक एजेंसी काम करती है जिसका नाम है PMBI, यानी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। बीते 10 सालों में इन जन औषधि केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 2014 में ये संख्या महज 80 थी, जो अब वर्तमान में 14,000 के करीब है। वर्तमान में ये देश के लगभग हर जिले में मौजूद है। अगले 2 सालों में देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र स्थापित होने की संभावना है। इन केंद्रों में तकरीबन 2047 दवाएं और 300 सर्जिकल डिवाइसेस मिल सकती हैं। आपको बता दें कि जेनेरिक दवाओं में किसी ब्रांड नाम वाली दवाओं की तरह ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। साथ ही ये ब्रांडेड दवाओं के समान ही प्रभावी होते हैं, लेकिन ये ब्रांडेड दवाओं की तुलना में सस्ती होती हैं। इनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होती। किसी दवा के जेनेरिक वर्जन को बेचने के लिए केवल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है तो ये दवाएं सस्ती होती हैं। जेनेरिक वर्जन को ब्रांड के नाम से बेचने के लिए क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं करना पड़ता। जेनेरिक दवा बनाने के परमिशन ब्रांड के पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद दी जाती है। हमास के संचालन को लेकर एक नई खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन स्थित इस ग्रुप को फिलहाल एक रूलिंग कमेटी लीड करेगी। दरअसल हमास के नेता याह्या सिनवार को इजराइल ने कुछ दिनों पहले एक हमले में मार दिया था। इजराइल सिनवार को पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए इजराइल पर हमास के हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताता रहा है। सिनवार की मौत से इजराइल ने अक्टूबर में हुए हमले का बदला लिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि जिसने हमारे लोगों के खिलाफ इतिहास में सबसे खराब नरसंहार को अंजाम दिया, कट्टर आतंकवादी जिसने हजारों इजरायलियों की हत्या की और सैकड़ों नागरिकों का अपहरण किया, आज हमारे बहादुर सैनिकों ने उसे मार दिया है। और जैसा कि हमने करने का वादा किया था, हमने उसके साथ हिसाब बराबर कर लिया। इससे पहले इजराइल ने हमास के नेता इस्माइल हनिया को भी मार दिया था। हनिया की मौत के बाद ही यह समिति बनी थी जो याह्या सिनवार के बाद हमास को टेक ओवर करेगी। सूत्रों की माने तो मार्च में चुनाव के बाद हमास अपने मुखिया का चुनाव करेगा। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है डार्क ऑक्सीजन। डार्क ऑक्सीजन की खोज समुद्र के तल पर पाए जाने वाले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स नामक खनिजों के इर्द गिर्द घूमती है। ये खनिज मुख्य रूप से मैग्नीज और लोहे से बने होते हैं जो प्रशांत महासागर के क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये नोड्यूल्स अंधेरे में ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं। अब तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत प्रकाश संश्लेषण है, जिसमें पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी का उपयोग कर ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन डार्क ऑक्सीजन ने इस धारणा को बदल दिया है। डार्क ऑक्सीजन की खोज 2013 में शुरू हुई जब एंड्रयू स्वीटमैन और उनकी टीम, जो स्कॉटलैंड के सैम्स स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस में काम कर रही थी, उन्होंने समुद्र तल पर जीवों द्वारा ऑक्सीजन की खपत का अध्ययन करने का मिशन शुरू किया। तो पता चला कि गहराई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन का स्तर कम होने के बजाय समुद्र के तल पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ रहा था। इसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया, क्योंकि अब तक तो ये समझा जाता था कि ऑक्सीजन केवल समुद्र की ऊपरी सतह से आती है, जो पौधों और शैवाल द्वारा उत्पन्न की जाती है। स्वीटमैन और उनकी टीम ने कई सालों तक अपने प्रयोग दोहराए और हर बार उन्हें वही परिणाम मिला। ऑक्सीजन का उत्पादन समुद्र तल पर ही हो रहा था। जब उन्होंने जांच की तो पाया कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इस ऑक्सीजन के स्रोत थे जो समुद्र के पानी के साथ एक रिएक्शन कर रहे थे, जिसे समुद्र जल विद्युत अपघटन सी वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है।
समुद्र जल विद्युत अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें पानी के अणुओं को विभाजित कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में एक विद्युत आवेश होता है जो पानी को विभाजित करने में मदद करता है। इससे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं होती। यह ऑक्सीजन उत्पादन का एक पूरी तरह से रासायनिक तरीका है। पहला सवाल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोगों की संख्या किस देश में निवास करती है? नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान या फिर इथोपिया? और अगला प्रश्न है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? रूस, भारत, ब्राजील या फिर चीन? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे हैं, उनके सही जवाब क्या थे। क्यूबा द्वीप स्थित है? भूमध्य सागर, अरब सागर, कैरेबियन सागर या फिर नॉर्थ सी? सही जवाब है कैरेबियन सागर यानी विकल्प सी। और अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास द्वारा रचित नहीं है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम या फिर मालती माधव? सही जवाब है विकल्प डी यानी मालती माधव। मालती माधव कालिदास की नहीं भवभूति की रचना है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। रूस के कजान में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करने के मकसद से कजान की यात्रा पर हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए सदस्य देशों से एक मजबूत सहयोग की बात कही। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानदंडों से बचने की जरूरत बताई। इसके अलावा भारत ने एक बार फिर युद्ध के बजाय कूटनीति और डायलॉग पर जाने की बात कही है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 36 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक को रूस ने दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने के तौर पर इस्तेमाल किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूएसए समेत पश्चिमी देशों ने रूस को आइसोलेट करने की कोशिश की है। रूस में दुनिया भर के नेताओं के पहुंचने से रूस ने इसे द लार्जेस्ट फॉरेन पॉलिसी इवेंट एवर हेल्ड का नाम दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। ये मीटिंग भारत और चीन के बीच LAC के ईस्टर्न सेक्टर में गश्ती को लेकर बनी सहमति के बाद हो रही है। समझौते से लद्दाख के देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में गश्ती की सुविधा को लेकर सहमति बनी है। दोनों नेताओं के बीच अंतिम द्विपक्षीय वार्ता 2019 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई थी। इसके बाद जून 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गलवान में विवाद हो गया और इसके बाद से ही यह विवाद जारी था। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले एक तस्वीर साफ की कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर समझौता हुआ है। विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स सम्मेलन के साइड इवेंट में शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात को भी कंफर्म किया है। दोनों नेताओं के बीच LAC और व्यापार के मुद्दे पर चर्चा हुई है। ब्रिक्स को लेकर यूरोपियन यूनियन द्वारा जारी किया गया एक स्टेटमेंट भी यहां जरूरी है। दरअसल EU ने ब्रिक्स के नेताओं से रूस को यूक्रेन के साथ बिना शर्त युद्ध खत्म करने के लिए तैयार करने को कहा है। कल ब्रिक्स समिट का आखिरी दिन है। देखते हैं क्रेमलिन की सरकार ब्रिक्स और EU के इन नेक इरादों पर कितना गौर फरमाती है। यूनाइटेड नेशंस बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोलंबिया में किया जा रहा है। 21 अक्टूबर से शुरू होकर इसका आयोजन 1 नवंबर तक किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 16वां सम्मेलन है। इसके साथ ही कार्टेजेना प्रोटोकॉल की 11वीं बैठक और नगोया प्रोटोकॉल की 5वीं बैठक आयोजित की जा रही है। CBD पर आयोजित हो रही COP16 कई मायनों में अहम है। दरअसल दिसंबर 2022 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता को अपनाया गया था। इसके बाद से ये आयोजित होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस है। इसमें एक बायोडायवर्सिटी फंड बनाए जाने की चर्चा की जा रही है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर बायोडायवर्सिटी क्रेडिट को लेकर भी बात की जाएगी। साथ ही देश पौधों और जीवों के जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साझा लाभों को लेकर भी बात कर रहे हैं। इन जेनेटिक सीक्वेंस का प्रयोग कंपनीज कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन और उच्च उत्पादकता वाले बीज बनाने के लिए कर रही हैं।
बैठक में इस मामले पर बात की जाएगी कि इन डिजिटल सीक्वेंस का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, साथ ही कौन इनका उपयोग कर सकता है, इनसे होने वाले लाभों के बंटवारे के लिए सिस्टम क्या होगा। इसमें इस मुद्दे को लेकर भी बात की जाएगी कि जो आबादी इन संसाधनों की मूल मालिक है उन्हें क्या लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि जैव विविधता पर पहला वैश्विक समझौता CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। CBD के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा, जैव विविधता के तत्वों का सतत प्रयोग और तीसरा, जैव विविधता से होने वाले व्यापारिक लाभों में समुचित और बराबरी की साझेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की पर्यावरणीय कानूनों को टूथलेस बनाने को लेकर खूब खिंचाई की है। बकौल सुप्रीम कोर्ट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट ऑफ 2021 यानी CAQM एक्ट को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। ये एक्ट पराली जलाने पर जुर्माना आरोपित करता है। कोर्ट का मानना है कि इस एक्ट को बिना पर्याप्त मशीनरी के लागू किया गया है, जिससे ये एक्ट वायु प्रदूषण को रोकने में असफल रहा है। CAQM एक्ट का सेक्शन 15 पराली जलाने पर जुर्माना आरोपित करने से संबंधित है। केंद्र की तरफ से बयान दिया गया है कि सेक्शन 15 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। साथ ही इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रेगुलेशंस 10 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। केंद्र ने एक निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति और कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी जरूरी कार्रवाइयों को करने की बात कही है। देखिए, पराली जलाए जाने की खबरें आप साल दर साल सुन रहे होंगे। पराली मतलब खेतों में फसल अवशेषों को जला दिया जाना, जिससे दूसरी फसल की बुआई के लिए खेत को तैयार किया जा सके। फसल अवशेषों से निपटने का ये तरीका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। किसानों के लिए तो ये अपने खेतों को साफ करने का एक तरीका है, लेकिन पराली जलाने से उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। पराली जलाने के पीछे किसानों के कई तर्क हैं, जैसे एक तो चावल की फसल की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच समय कम होता है, इसलिए पराली जलाना एक सरल विकल्प होता है। दूसरा, फसल निपटान के लिए आने वाली मशीन काफी महंगी होती है और उसके मुकाबले पराली को जला देना एक सरल विकल्प है। अब किसानों के लिए ये कम वक्त और कम कीमत में होने वाला काम है, लेकिन पराली जलाने की पर्यावरणीय कीमत बहुत बड़ी है और इससे पर्यावरण में जहरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, कैंसरकारी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसी हानिकारक गैसें शामिल है। अब अगर किसान पराली न जलाएं तो उनके पास क्या विकल्प हैं? एक तरीका है कि किसान स्मार्ट सीडर का प्रयोग करें। इसमें मिट्टी को जोते बिना, जिसे जीरो टिलेज भी कहते हैं, बीज की बुआई कर दी जाती है। दूसरा विकल्प है कि बेलर का प्रयोग किया जाए, जो कि पराली को अलग कलेक्ट कर लेता है। फिर इसका प्रयोग बायोमास संयंत्रों में ईंधन के तौर पर किया जा सकता है। सरकार भी इन उपकरणों को खरीदने के लिए सब्सिडी मुहैया कराती है। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने इस मसले पर कुछ सुझाव भी दिए थे, जैसे कि सरकार को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में राइस बायो पार्क भी स्थापित करने चाहिए, जिससे किसान यहां पर पराली को यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे पेपर, कार्डबोर्ड और एनिमल फीड में चेंज कर सकें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवात दाना एक गंभीर चक्रवात का रूप लेगा। इसके पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। आपको बता दें कि चक्रवात हवाओं का लगातार बदलता हुआ चक्र है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब होता है। एक तरह से चक्रवात हवा की एक बड़े पैमाने की प्रणाली है, जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र में चारों तरफ घूमती है। इसकी वजह से तूफानी हवाओं के साथ भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। चक्रवात के बनने के कारणों की बात करें तो तापमान बढ़ने से समुद्री सतह का गर्म होना, कॉरियोलिस फोर्स और वायुमंडल में नमी की अधिकता इसके प्रमुख कारण है। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA चक्रवातों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटता है: अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। दाना एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में डेवलप होते हैं। ये काफी शक्तिशाली होते हैं और विनाशकारी होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों की सतह पर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी बारिश इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उनके ऑरिजिन के स्थान और ताकत के आधार पर अलग अलग नाम होते हैं। इन्हें कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी तथा मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर में हरिकेन कहते हैं।
वहीं पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में इन्हें टाइफून के नाम से जानते हैं। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। आज का टर्म ऑफ द डे है ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट के लिए हिंदी में शब्द है शुष्क बंदरगाह। जाहिर है नाम ड्राई पोर्ट है तो ये सी पोर्ट से अलग होगा। इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये एक इनलैंड इंटरमोडल टर्मिनल होता है जो सीधे सड़क या रेल के जरिए बंदरगाह से जुड़ा होता है। यहाँ आयात और निर्यात कार्गो की हैंडलिंग, अस्थायी भंडारण और कस्टम क्लियरेंस के केंद्र के तौर पर यह काम करता है। एक तरह से ये सी पोर्ट सर्विसेज को इनलैंड पर ले आता है। देखिए, भारत के हर राज्य के पास तटरेखा नहीं है, इसलिए ड्राई पोर्ट के जरिए ऐसे राज्य जो तटरेखा से वंचित हैं वे भी आयात निर्यात की सुविधा का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का शुभारंभ किया गया है। ये ड्राई पोर्ट पटना के नजदीक बिहटा में स्थापित किया गया है। पहला सवाल है, करतारपुर स्थित है नारोवाल पाकिस्तान, गुरदासपुर भारत, अमृतसर भारत या फिर हसन अब्दत पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, 16वीं यूनाइटेड नेशंस बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जा रहा है? कोलंबिया, ब्राजील, कनाडा या फिर बोलीविया। आइए देखें, पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोगों की संख्या किस देश में निवास करती है? नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान या फिर इथोपिया। सही जवाब है विकल्प बी यानी भारत। अगला प्रश्न था, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हो रहा है? रूस, भारत, ब्राजील या फिर चीन। सही जवाब है रूस, विकल्प ए। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन रूस के कजान में समाप्त हो गया है। बैठक के दौरान 134 पॉइंट्स वाली कजान घोषणा को अपनाया गया। पूरी घोषणा के केवल एक पॉइंट में यूक्रेन वॉर का जिक्र किया गया है। द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक भले ही रूस ब्रिक्स के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था, लेकिन युद्ध के मसले पर वैश्विक नेताओं की सहमति बनाने में वो नाकामयाब रहा। रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता को नकारते हुए नाटो के विस्तार को काउंटर करते हुए यूक्रेन पर आक्रमण को जस्टिफाई किया है। कजान घोषणा में मिडिल ईस्ट द्वारा इजराइल में लिए जा रहे एक्शंस की भी आलोचना की गई। साथ ही घोषणा में साउथ सूडान में चल रहे सिविल वॉर को भी डिस्कस किया गया है। साथ ही पश्चिमी देशों द्वारा एक तरफा लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार की जरूरत बताई गई है। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज नाम से एक ग्रेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के गठन की भी बात की गई है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के निर्माण में भारत की भूमिका को हाईलाइट किया गया है। एक मजबूत IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात भी कही गई है। ब्रिक्स देशों और उनके व्यापारिक साझेदारों के बीच वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग की भी तारीफ की गई है। 24 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में यूएन के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। 193 सदस्यों वाला यह संगठन यूएन चार्टर से दिशा निर्देशित होता है। बदलते वक्त के साथ यूएन में भी तब्दीली आई है, लेकिन एक बात इसकी स्थापना से लेकर आज तक बरकरार है। यूएन पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दुनिया भर के देश साझी समस्याओं के लिए एक जगह आके समाधानों पर बात करते हैं। यूएन में वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। सबसे हालिया सदस्य है साउथ सूडान, जो 2011 में यूएन का सदस्य बना। सभी यूएन के सदस्य यूएन जनरल असेंबली यानी महासभा के भी सदस्य होते हैं। किसी भी नए सदस्य को यूएन में दाखिल करने का निर्णय जनरल असेंबली सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर लेती है। सेक्रेटरी जनरल यूएन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति भी जनरल असेंबली के द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर की जाती है। ये नियुक्ति 5 सालों के लिए होती है। साथ ही दोबारा नियुक्ति का भी प्रावधान है। वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस इस पद पर हैं। वे 1 जनवरी 2017 को इस पद पर काबिज हुए थे। जून 2021 में उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।
यूएन के प्रमुख अंगों की बात करें तो यूएनजीए यानी यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी सामाजिक और आर्थिक परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल और यूएन सेक्रेटेरिएट इसमें शामिल है। अब हम एक एक करके यूएन के इन ऑर्गन्स को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएनजीए यानी यूएन के जनरल असेंबली की। यूएन का एक प्रमुख नीति निर्माता अंग है जनरल असेंबली। ये सभी सदस्य देशों को बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। इसमें शामिल सभी 193 देशों के वोट की वैल्यू बराबर होती है। यूएनजीए के कुछ प्रमुख कामों की बात करें तो यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल को नियुक्त करती है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। यूएन बजट को भी अप्रूव करती है। यूएन चार्टर के मुताबिक यूएनजीए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उन मुद्दों को देखने के लिए भी जिम्मेदार है जिन्हें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा हैंडल नहीं किया जाता। यूएन के दूसरे अंग की बात करें तो दूसरा प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद। यूएन चार्टर के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। इन 5 स्थायी सदस्यों को तो कई बार आपने सुना ही है, चीन, यूएसए, रूस, यूके और फ्रांस। वैसे तो सभी 15 देशों के पास एक वोट होता है, लेकिन 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दे दे यानी वीटो कर दे तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता। इसे ही वीटो पावर कहते हैं। चार्टर के तहत सभी सदस्य देशों को परिषद के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद और सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति वाले विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एक बॉडी है। इसमें 54 सदस्य हैं। इनका चुनाव जनरल असेंबली के द्वारा ही होता है 3 साल के लिए। सतत विकास के लिए डिबेट और डिस्कशन के लिए जिम्मेदार ये एक अहम संस्था है। ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत ही की गई थी। इसका मकसद 11 ट्रस्ट क्षेत्रों के लिए इंटरनेशनल सुपरविजन प्रदान करना था। 1994 तक सभी ट्रस्ट क्षेत्रों ने स्वशासन या स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने 1 नवंबर 1994 को अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए थे। इसके अलावा आईसीजे यानी यूएन का एक प्रमुख जुडिशियल ऑर्गन, इसकी स्थापना 1945 में यूएन चार्टर के द्वारा की गई थी। इसने अपना काम 1946 में नीदरलैंड के द हेग में स्थित पीस पैलेस से शुरू किया था। आईसीजे का मुख्यालय द हेग में ही है। ये यूएन का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। 15 न्यायाधीशों से बने आईसीजे के पास मुख्य तौर पर 2 काम हैं: दुनिया के देशों द्वारा अपने आपस के विवादों के लिए दायर की गई याचिकाओं को सुलझाना, इसके अलावा यूएन और उसकी विशेषीकृत एजेंसीज द्वारा विधिक मामलों पर मांगी गई सलाह देना। देखिए, ये वर्ल्ड कोर्ट है, लेकिन दुनिया भर से कोई भी व्यक्ति अपनी याचिका यहां दायर नहीं कर सकता। इसमें केवल यूएन के 193 सदस्य देश ही याचिका दायर कर सकते हैं। साथ ही ऐसा नहीं है कि भारत यूएन का सदस्य है तो हम भारत के सिटीजन के तौर पर यहां जाकर मुकदमा दायर कर सकते हों। किसी देश के नागरिक, एनजीओ और निजी संस्था की याचिका को आईसीजे एंटरटेन नहीं करता, लेकिन कोई देश अपने नागरिक के बिहाफ पर किसी दूसरे देश के खिलाफ यहां मुकदमा कर सकता है। इसके अलावा आईसीजे किसी मामले की सुनवाई एक या एक से ज्यादा देशों द्वारा दायर याचिका के बाद ही कर सकता है। मतलब यह कि आईसीजे किसी मामले पर अपनी मर्जी से सुओ मोटो लेकर सुनवाई नहीं कर सकता। 2024 में आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल आयुर्वेद दिवस दुनिया भर में 150 से ज्यादा देशों के द्वारा मनाया जाएगा। इसकी थीम आयुर्वेदा इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ रखी गई है। इस मौके पर आयुष मंत्रालय नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA इसमें एक इवेंट भी आयोजित करने की तैयारी में है। सरकार का मकसद आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर एक चिकित्सा प्रणाली के तौर पर विकसित करना है। इसके चलते AIIA देश भर में एक पूरे महीने का कार्यक्रम चला रहा है। ध्यान रहे कि भारत में 2016 से आयुर्वेद दिवस का आयोजन धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के मौके पर होता है। आपको बता दें, भारत में प्रचलित आयुष प्रणाली में आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी शामिल है। आयुर्वेद संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद, जिसका अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी समग्र चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति लगभग 5000 साल पहले हुई थी और ये आज तक प्रासंगिक है। आयुर्वेद एक हॉलिस्टिक साइंस है। इसके हिसाब से संपूर्ण स्वास्थ्य से मतलब है मन, शरीर, आत्मा और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन की स्थिति। इसमें बीमारी के केवल लक्षणों का इलाज करने के बजाय बीमारी के मूल कारण को खोजने, उसका इलाज करने पर फोकस किया जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से किसी भी तरह की बीमारी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो,
एक तरह के इम्बैलेंस यानी असंतुलन के कारण पैदा होती है। आयुर्वेद के बारे में जानने के लिए सबसे बेहतर बुक है चरक संहिता। आयुर्वेद में 3 पिलर्स बताए गए हैं। पहला है आहार मतलब संतुलित भोजन, निद्रा यानी प्रॉपर स्लीप, और ब्रह्मचर्य मतलब एनर्जी का प्रॉपर मैनेजमेंट। आयुर्वेद के हिसाब से इंसानी जीवन में पूरी लाइफस्टाइल इन्हीं तीनों फाउंडेशंस के इर्द गिर्द घूमती है। लेबनान इन दिनों बड़े संकट से गुजर रहा है। दरअसल लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी लड़ाई ने लेबनान के लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया, साथ ही 2500 लोगों की करीब मौत हो गई है। इस लड़ाई से लेबनान में आर्थिक संकट गहरा गया है। ऐसे में फ्रांस ने लेबनान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। ये घोषणा पेरिस में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर लेबनान में की गई है। फ्रांस ने लेबनान को 100 मिलियन यूरोज की मदद देने की बात कही है। फ्रांस ने इस मामले में इजराइल की आलोचना भी की। फ्रांस के मुताबिक इस हमले में सिविलियंस मारे जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, वो सिविलियंस जिनका कोई दोष नहीं है। लेबनान से फ्रांस का ऐतिहासिक रिश्ता है। लेबनान फ्रांस का उपनिवेश रहा है। इससे पहले इटली और जर्मनी लेबनान की मदद करने की घोषणा कर चुके हैं। आपको बता दें कि लेबनान पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। लेबनान अपनी जमीन सीमा 2 देशों के साथ साझा करता है, एक तो इजराइल और दूसरा सीरिया। भूमध्य सागर इसके पश्चिम में स्थित है। वहीं साइप्रस के साथ ये मैरीटाइम बॉर्डर या जलीय सीमा साझा करता है। लेबनान की राजधानी बेरूत भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है राष्ट्रीय कृषि संहिता यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोड। भारतीय मानक ब्यूरो BIS एक राष्ट्रीय कृषि संहिता नेशनल एग्रीकल्चर कोड NAC तैयार कर रहा है, जो कि कृषि में मानक स्थापित करेगा। जैसे बिल्डिंग्स और विद्युत कार्यों के लिए पहले से कोड्स मौजूद हैं, संहिताएं मौजूद हैं, वहीं BIS ने कृषि मशीनरी और खाद उर्वरक जैसे इनपुट्स के लिए मानक बनाए हैं। NAC खेत की तैयारी से लेकर फसल भंडारण तक पूरे कृषि प्रक्रिया को कवर करेगा। साथ ही भविष्य में सुधार के लिए दिशा निर्देश भी देगा। ये संहिता 2 भागों में होगी। एक तो सभी फसलों के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल होंगे, दूसरा गेहूं, धान, दालों जैसी फसलों के लिए विशिष्ट मानक होंगे। NAC का मकसद किसानों, विश्वविद्यालयों और कृषि अधिकारियों की मदद करना है, जिससे कृषि के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश मिल सके। यह कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों के उपयोग को भी कवर करेगा। BIS ने अक्टूबर 2025 तक NAC को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद किसानों को इन मानकों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। UN चार्टर के मुताबिक सभी सदस्य देशों को सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, रोम घोषणा संबंधित है कृषि में जल संकट से, जल प्रदूषण से, ई वेस्ट प्रबंधन से या फिर ब्रिक्स देशों से। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, करतारपुर स्थित है नारोवाल पाकिस्तान, गुरदासपुर भारत, अमृतसर भारत या फिर हसन अब्दुल पाकिस्तान। सही जवाब है विकल्प ए यानी नारोवाल पाकिस्तान। अगला प्रश्न था, 16वीं यूनाइटेड नेशंस बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां हो रहा है। कोलंबिया, ब्राजील, कनाडा या फिर बोलिविया। सही जवाब है कोलंबिया यानी विकल्प ए। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि IAS प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए UPSC IAS प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी GS में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। आई एम चाइल्ड फ्री नॉट चाइल्डलेस, ये स्टेटमेंट USA की वर्तमान उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदार कमला हैरिस का है। USA में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। चुनावों के मौके पर USA की सो कॉल्ड लिबरल और हाईली एडवांस सोसाइटी का रियल फेस सामने आता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर की जा रही छीटाकशी समाज में गहरे तक बैठी दकियानूसी सोच को दिखाती है। कमला हैरिस को चाइल्ड फ्री होने का दंभ इसलिए भरना पड़ा क्योंकि रिपब्लिक पार्टी के सपोर्टर्स उन्हें चाइल्डलेस कैट लेडी कहकर चिढ़ाते हैं।
इस बहस में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि चाइल्ड फ्री और चाइल्डलेस के बीच में क्या फर्क है। चाइल्डलेस उन लोगों के लिए कहा जाता है जो चाहते हैं कि उनको बायोलॉजिकल बच्चे हों, लेकिन वे ऐसा शारीरिक कारणों से नहीं कर सकते। मतलब यह कि इच्छा है लेकिन किसी वजह से संभव नहीं। वहीं चाइल्ड फ्री शब्द उन लोगों के लिए है जो अपनी इच्छा से बच्चे नहीं चाहते। इस शब्द में कोई मजबूरी शामिल नहीं है, मतलब व्यक्ति ने अपनी मर्जी से बच्चे न करना चुना है। यहां पर एजेंसी व्यक्ति के पास है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि समाज चाइल्डलेस लोगों के प्रति दया और सहानुभूति रखता है, लेकिन चाइल्ड फ्री लोगों को स्वार्थी समझता है। समाज के हिसाब से ये लोग जिम्मेदार नहीं हैं, मतलब अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने बच्चे न पैदा करना चुना। चाइल्ड फ्री बहस को समर्थन देने वाले लोग एक बड़ा सही सवाल खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि जो लोग माता पिता बनना चुनते हैं उनके रीजंस क्या हैं। अक्सर लोग अपने जीवन को मकसद, सहारा और बुढ़ापे में सहूलियत देने के लिए बच्चों को चाहते हैं। कई लोग बच्चों पर अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की उम्मीद भी थोप देते हैं। तो क्या ऐसी उम्मीदें स्वार्थी नहीं हैं? फिर बच्चे पैदा करना नैतिक और स्वार्थ रहित फैसला कैसे हुआ? इस मामले में कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जब अंत में हर इंसान को दुख का सामना करना पड़ता है तो इंसानों का बच्चे पैदा करना एक तरह से अनैतिक है। हालांकि इस बहस में कोई भी विचारधारा पूरी तरह से सटीक नहीं लगती, लेकिन एक सभ्य समाज के तौर पर हमें लोगों की चुनने की आजादी में दखल नहीं देना चाहिए। माता पिता बनना या नहीं बनना लोगों का नितांत निजी फैसला है। उसे लेकर उस पर सवाल खड़े करना या माखौल बनाना समाज के तौर पर हमें बहुत छोटा बनाता है। जब यह मजाक किसी देश की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार महिला को लेकर किया जाए तो समाज के तौर पर हमें खुद से यह सवाल पूछना ही चाहिए कि आखिर महिलाओं को बराबरी पर आने के लिए कौन सा पद हासिल करना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है। दरअसल अगले साल 2025 में सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जानी है। इसके लिए सरकार 2 सालों 2024 से 2026 तक सेलिब्रेशंस करेगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। उनका जन्म गुजरात के नादियाड में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। वे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर रहे थे। उन्हें बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि से नवाजा गया। उन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि साल 1931 में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन को खास तौर पर गांधी इरविन पैक्ट को रेटिफाई करने के लिए बुलाया गया था। वे संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए बनी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। देश की स्वतंत्रता के बाद बंटवारे से उपजी चुनौतियों में उन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। शरणार्थी समस्या, रियासतों का एकीकरण और ऑल इंडिया सर्विसेज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रियासतों के एकीकरण में उनकी सूझबूझ और कम्युनिकेशन स्किल्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की उपाधि दी। उन्हें मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सरदार पटेल के कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर कई काम किए गए। जैसे देश में उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह पहल 2014 से ही शुरू हुई है। ऐसे ही 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। गुजरात के केवड़िया में स्थित यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ट्ज इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। इस मौके पर उनकी मुलाकात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। वे भारत मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच होने वाली 7वीं इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस में हिस्सा लेने आए हैं। इस दौरान रणनीतिक द्विपक्षीय वार्ता समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इस यात्रा को भारत और जर्मनी के संबंधों में साइटनवेंडे का नाम दे रहे हैं। साइटनवेंडे का मतलब है एक नया मोड़। इस दौरान 18वां एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री ने जर्मन कंपनीज से भारत में निवेश करने के लिए कहा है। साथ ही जर्मनी ने भारत को सैन्य उपकरण खरीदने के लिए विशेष दर्जा दिया है, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। यह विशेष दर्जा जर्मन कंपनीज को भारत के लिए रक्षा उपकरण बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। जर्मन सरकार ने भारत के सैन्य उपकरणों की बिक्री को प्राथमिकता देने के मकसद से एक फोकस
पेपर जारी किया। भारतीय सेना द्वारा जर्मनी से किए गए अनुरोधों को तेजी से मंजूरी मिल सकेगी। हालांकि पहले भी लगभग 95% भारतीय अनुरोधों को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसमें समय लगता था। अब विशेष दर्जा मिलने के कारण यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इस साल की शुरुआत में ही जर्मनी ने भारत को सैन्य उपकरणों की बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरतों को भी सरल किया है। इसके तहत जर्मनी ने भारत को छोटे हथियारों के लाइसेंस भी प्रदान किए हैं। आपको बता दें कि जर्मनी सेंट्रल यूरोप में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड स्थित हैं। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी जर्मनी की उत्तरी सीमा बनाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतों में 50% वृद्धि को मंजूरी दी है। इनमें अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। यह निर्णय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा लिया गया। सरकार के मुताबिक उसने दवाओं की कीमत में वृद्धि सार्वजनिक हित के लिए किया है। साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के चलते लिया गया यह निर्णय है। NPPA रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आता है। यह संस्था भारत में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे जरूरी दवाएं सस्ती और उपलब्ध बनी रहें। लेकिन हाल के समय में उत्पादन की लागत और कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन दवाओं को पुराने नियंत्रित मूल्य पर बनाने में मुश्किल का सामना कर रही थी। इसके चलते कुछ कंपनीज ने उत्पादन बंद करने तक की बात कही थी, जिससे इन जरूरी दवाओं की कमी हो सकती थी। इसी स्थिति से बचने के लिए NPPA ने कीमतों में वृद्धि करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि हर साल 1 अप्रैल को NPPA पिछले साल के थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर दवाओं की कीमतों की समीक्षा और बदलाव करता है। DPCO यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत NPPA का अधिकार है कि वो जरूरी और गैर जरूरी दवाओं की कीमतों पर नजर रखे। अगर कोई कंपनी तय सीमा से अधिक मूल्य पर दवाएं बेचती है तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है और अतिरिक्त वसूली भी की जाती है। दवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 और ड्रग्स रूल्स 1945 के तहत उत्पादन, परीक्षण, लेबलिंग, पैकेजिंग और वितरण के लिए निर्माण मानकों का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई निर्माता इन मानकों का उल्लंघन करता है तो लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास कार्रवाई करने का अधिकार है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ब्लैक बॉक्स। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसके 2 भाग होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। अपने नाम के बावजूद ब्लैक बॉक्स आमतौर पर चमकीले नारंगी रंग के होते हैं, जिससे दुर्घटना के बाद इसका पता लगाना आसान हो सके। FDR गति, ऊंचाई और दिशा जैसे महत्वपूर्ण उड़ान मापदंडों को रिकॉर्ड करता है। वहीं CVR पायलट की बातचीत, इंजन की आवाज और अलार्म सहित कॉकपिट में आवाजें रिकॉर्ड करता है। इन उपकरणों का प्राथमिक मकसद जांचकर्ताओं को यह समझने में सहायता करना है कि दुर्घटना की स्थिति में उड़ान के दौरान हुआ क्या था। साथ ही आवश्यक डेटा मुहैया कराना जो तकनीकी समस्याओं या मानवीय त्रुटियों को प्रकट कर सकता है। ब्लैक बॉक्स उच्च तापमान, गहरे पानी जैसी चरम स्थितियों का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं। पहला सवाल है, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर, 24 मार्च, 28 जुलाई या फिर 1 दिसंबर। और दूसरा सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है भारत, USA, चीन या फिर थाईलैंड में। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। UN चार्टर के मुताबिक सभी सदस्य देशों को सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना था, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, रोम घोषणा संबंधित है कृषि में जल संकट से, जल प्रदूषण से, ई वेस्ट प्रबंधन से या फिर ब्रिक्स देशों से। सही जवाब है कृषि में जल संकट से, यानी विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।